ಸಮಿತಿಗೆ ಅಶೋಕ್ राउत ಅವರಿಗೆ अशोक राउत ಅವರಿಗೆ इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समस्या मालूम है। रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पैसे के, बिना अपनी कमाई के कैसे जिया जा सकता है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण है। आपने पैसे भरे, पहले 417 रुपए महीना, वो भी 95 में, तब पैसों का वैल्यू क्या था। फिर उसके बाद 541, 541, अभी 1250। ये पैसा भरने के बाद, वो भी 30 साल पैसा भरने के बाद, जब आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये पता चलेगा गौडर सर कि कम से कम हर आदमी का, जरूर सर, हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है। और 20 लाख रुपए जमा करके सरकार मुझे क्या दे रही है, 1000 रुपया। पूरे भारत का एवरेज पेंशन 1171, 36,60,000 people are getting less than 1000 rupees। तो कौन सी व्यवस्था है भाई? लोगों से पैसे निकाल लिए और उसके बाद में उसको 1000 रुपए देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1000 रुपए में जियो। कौन सी व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है? ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपको, हमको न्याय इस व्यवस्था से लेना है। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। मंजूर है? आज इसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो आज आपको बता दूं मैं कि हम सबके लिए गर्व की भी बात है और कई बार मुझे लगता है शर्म की भी बात है, बुढ़े लोगों का ये हमारा जो संगठन है ज्येष्ठ नागरिक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी। इसके ऊपर हमने केवल आंदोलन तो हमने बहुत किए, सब मालूम है आपको, आप लोग उसमें शामिल होते हैं कि आपकी समस्या है, आप एनएसी के योद्धा है। आंदोलन किए, उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, दोनों बार आधे घंटे की चर्चा की और दोनों बार आश्वासित किया कि आपका काम मैं करूंगा। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं दूर खड़ा था, वो आके मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, बोले फोटो निकालते हैं। मैंने बोला सर काम कब करेंगे ये बता दो। वो बोले आपका काम हो रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, वो अड़चने जैसे सॉल्व होती है मैं आपका काम करूंगा, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूं। लेकिन एक आदमी से व्यवस्था नहीं चलती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, क्योंकि व्यवस्था में इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, बड़े ट्रेंड आईएएस अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग दी थी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। बराबर है? बराबर है? क्या ट्रेनिंग है? कोई भी चीज को ना कैसे कहना। आप उनके सामने कहो कि ये गाय है, बोलेगा ना ये भैंस है। उसको बोलो ये बैल है, बोलेगा नहीं गाय है। ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, तो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, जीत जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं
से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप क्रीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की, उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड जेनेसी टीम। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन यह आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है ना बाहर का गिनता है, बराबर है। बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है, बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया, बराबर है कि झूठ है? शर्माना नहीं, हम सब हमाम में है और हम सब नंगे, बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1000 रुपए मिलते हैं, जब हम 50,000 रुपए लेके आते थे, 25,000 रुपए लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांभर भात नहीं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी, वेदों में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं खाना किधर है, थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है, ध्यान रखो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है, ये मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है, तैयारी है, लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा लड़ेंगे जरूर सा, ताकत लगा देंगे, लेकिन मरने से पहले असंतुष्ट नहीं मरेंगे, अपना हक लेंगे फिर मरेंगे, बराबर। अभी अगर घर जाने के बाद यमराज भी आता है, उसको बोल दो 3 महीने रुकना, बोलना बॉस फिर मैं तेरा काम करूंगा, जब मोदी जी मेरा काम करेंगे तभी मैं तेरा काम करूंगा, बराबर। और एक बार पेंशन मिलने लगी, थोड़ा जो दिवाले हम अच्छा खाने लगे, थोड़ा सेटिस्फाई हो गए, तो फिर यमराज 4 साल नहीं आएगा आपके पास, 5 साल 10 साल, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो ये हमें करना है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। पहली बात तो हमें जीतना है, हारने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या तो हम जीतेंगे या जरूरत पड़ी तो मरेंगे, लेकिन जीतेंगे या मरेंगे, हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो ये हमें करना है। अभी मैं आपको बता दूं, 20 दिसंबर को नरगुण सर हमारे साथ थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था श्रम मंत्री के लिए। आपको याद होगा हमने दिसंबर 10 से आंदोलन रखा था, बराबर है सर? तो 10 दिसंबर से हमने आंदोलन रखा, लेकिन 6 दिसंबर को मंत्री जी ने बुलाया था, उनको मिले, उन्होंने कहा आप आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो हमने उनको बताया ठीक है, हम आंदोलन नहीं, और हम जो मांग रहे हैं उतना होना चाहिए।
20 दिसंबर को हमें बुला लिया। नरगुंडा से मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, PM पाटिल थे, राजू भटनागर जी। उन्होंने बोला हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, ये समझ के करो कि मुझे कुछ मालूम नहीं आपकी पूरी समस्या, मुझे मेरे पूरे IAS अफसर की टीम को और पूरे CPFC की टीम को समझ में आनी चाहिए। हमने प्रेजेंटेशन किया। वो प्रेजेंटेशन होने के उस प्रेजेंटेशन में हमने उनको, जब बोर होगा तो हाथ ऊपर कर देना, बोर हो रहे हैं क्या? जब प्रेजेंटेशन किया तो हमने उनको बताया आपके पास कितना पैसा है, आप हमें पेंशन के तौर पे कितना पैसा बांटते हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको महीने का कंट्रीब्यूशन बाकी कार्यरत कर्मचारी कितना करते हैं। ये सारा हिसाब किताब देने के बाद उनको ये समझाया कि आपको महीने का, साल का जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से सिर्फ 25% आप हमको पेंशन में बांटते हो और हमारे इंटरेस्ट का 75% भी आप खा रहे हो। खा रहे मतलब निकल नहीं रहे हो, लेकिन कहीं रख रहे हो या कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। तो ये 75% 4 गुना पेंशन तो इंटरेस्ट से बढ़ती है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका बढ़ता फंड है। आज आपके पास तकरीबन 10 लाख करोड़ फंड में जमा है। तो ये सब बताने के बाद हमने ये बताया कि आप हमारी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, हम साथ में 4 सॉल्यूशन जेब में लेके चलते। ये प्रॉब्लम है और उस पर ये सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, 4 सारे सॉल्यूशन उनको दिए और उनको ये बताया हमारी जो मांग उनके साथ सामने हमने रखी। 1000 रुपये एवरेज पेंशन समझकर जिसको जो पेंशन है आज की तारीख में उसको 6500 और महीने भत्ता बढ़ा दो। 1000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता, 2000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता। ये हमने उनको सॉल्यूशन दिया है। उनको ये सॉल्यूशन दिया है कि इसमें पूरा EPFO का इंटरेस्ट EPFO में देना चाहिए। हमारी तरफ से जो 8.33 का हमारे मालिक का उधर जाता है वो पूरा 12% ले लो। 15,000 की लिमिट 25,000 करो। हमारी तरफ से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन लो और सरकार की तरफ से कम 8.33%। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हुआ तो मंत्री जी बोले आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैंने इसमें से काफी सीखा है, कि उनके वर्ड बोल रहा हूँ। और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, आप लोग नम्र होने के बावजूद अपनी जगह पे अडिग हो और अपनी बात रखने में सक्षम हो और इस पे काम होना चाहिए। वो बोले मैं मंत्री हूँ लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसी आदमी ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उसको हम 3000 रुपये फोकट पेंशन दे रहे। बराबर है? बराबर है क्या भाई? हमने बोला नहीं सर, एक घर में 2 मुद्दे होते हैं, आप 6000 दे रहे हो घर में, बराबर है? उन्होंने एग्री किया। हमने बोला हमको जो पेंशन चाहिए वो इससे बढ़िया पेंशन मिलनी चाहिए और वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं जो उन्होंने हमको बताया। उसके बाद अभी ये 19 तारीख परसों, उसके बाद 19 नहीं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को हमको एक दिन पहले 20 को फोन आया, मंत्री जी ने बुलाया कल बैठक है। अब हम तो रहते 1500 किलोमीटर दूर, बराबर है? ऐसे वैसे करके जुगाड़ करके हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद मंत्री जी ने बुलाया, बड़ी गंभीरता से बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया, चाय वाय पिलाई और उन्होंने कहा राहुल जी आपके लोगों को जाके बता दो कि उनका काम मैं कर रहा हूं और अच्छा काम कर रहा हूं। अब देखो मैं तो फौजी आदमी हूं लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता है ना धीरे धीरे समझ रहा। हमको
उनको बताया 7,500 महंगाई भत्ता, वेरी गुड, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उधर एक न्यूज आई यूट्यूब में कि ये लोगों का पेंशन का कोई हक ही नहीं बनता, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, इनको जो पेंशन मिलती है वो बहुत है, सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। खूब लोगों ने हंगामा मचाया, कैसा क्या है, एनएसी अब तक हमको झूठ बोल रही है। चार बड़े न्यूज़पेपर में, जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें न्यूज आई सरकार 3,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। एक ही गांव के पेपर, एक ही शहर से पेपर निकले हैं, तो भारत के अन्य शहरों में से नहीं निकला न्यूज, कानपुर से सरकार 3,000 पेंशन करने पर विचार कर रही है। मतलब आपको आपके मानसिकता को जमीन पे ला रखने का युद्ध है ये, आप समझ रहे हो? अगर आगे नहीं बनता तो आप निराश हो जाओगे कि नहीं, बराबर है कि नहीं? आपका संगठन टूटेगा कि नहीं? उसके बाद बीएमएस जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आंदोलन किया 18 तारीख को, जानते हो, इनको 5,000 रुपए दे दो। हमने उनको पूछा, भाई 5,000 तू दिलाने की बात कर रहा है, पहली बात तो कोई भी ट्रेड यूनियन ये ट्रेड का काम करती है, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब इंडस्ट्री, उसमें जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी समस्या सुलझाने के लिए भारत देश में ट्रेड यूनियनें बनी है, बराबर? समझ में आ रहा है? बराबर है क्या? भूख लगी? आवाज नहीं निकल रहा है, आंदोलनकारी आवाज नहीं निकालेगा तो कौन सुनेगा भाई? आवाज निकलनी चाहिए कि नहीं? आना 2 मिनट बाद में, ठीक है? और हमारा जो संगठन है वो ट्रेड यूनियन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। अब इसमें से भी जो बूढ़े लोग हैं, आदमी रिटायर होने के बाद ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहता, वो पावती नहीं भरता, तो हम लोग जब ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है तो वो ट्रेड यूनियन आके बोल रही इनको 5,000 दे दो, इनके बाप का माल है क्या? बराबर है कि झूठ है? ये आके बीच में हमारे ऊपर हावी होके कह रहे इनको 5,000 दे दो। अबे साले तू अपना दे, हम बूढ़े जरूर है लेकिन संगठित है और हम अपना हक लेंगे, बराबर की झूठ? हम 7,500 महंगाई भत्ता दे लेंगे। और दूसरी बात ये, जब लेने वाले 7,500 महंगाई भत्ता बोल रहे हैं, देने वाली सरकार उस पर विचार कर रही है, उस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, हर कोई जानता है, और उसके बाद ये तीसरा आदमी आके बोल रहा है इनको 5,000 दे दो। मांगने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, बीच में ये कौन आए भाई? तो ये दलाली कर करके इन लोगों ने अब तक कामगारों का जीवन खराब किया। इसलिए हमने उनका पहले भी निषेध किया था, सभा के माध्यम से मैं उनका आज भी निषेध व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जितने भी कामगारों को, जब वो श्रमिक थे तब न्याय दिलाया नहीं, अब वो पूरे लोग इकट्ठा होकर बड़ा संगठन बना के पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो इनको जाग आई कि इनको 5,000 दे दो। तो आपकी मांग वो आज ही करेंगे, कौन है भैया, कौन लोग हैं? तो ये है, लेकिन इसमें आप ये समझिए, उसके बाद अभी परसों, आज की 23 तारीख है, 19 तारीख को फिर श्रम मंत्री से मुलाकात हुई। मैं नहीं था, मैंने मुलाकात की अरेंजमेंट करके वापस आया था। आदरणीय सिंह साहब, दिनेश पाटिल साहब, बहुगुणा जी थे। श्रम मंत्री ने इतना ही बोला, सिंह साहब आप कमांडर साहब को, आपके लोगों को जाके बता दो कि आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है। मिशन मोड मतलब वार फुटिंग पे हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है और फास्ट हो रहा है। तो अभी मुझे भी लोग फोन करते हैं, सर मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, कोई बोलता नहीं सही है, लोगों की स्थिति ऐसी, कोई बोलता है मैं आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। कल परसों 2 दिन
आए, ये यूपी से आए, कभी कर्नाटक से भी 1-2 फोन आए। मैं आपको बताता हूँ, ये करना नहीं है। आपने 8 साल 9 साल संघर्ष किया है, आपका काम अभी होने वाला है, थोड़ा संयम बरतो। आपका काम अगर अप्रैल एंड तक नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है? मंजूर है? इसके लिए हमने क्या किया है, सरकार को नोटिस भेज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुल्ढाना में, जहां हमारा अनशन पिछले 6.5 साल से चल रहा है, हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक, वहां पे उनको बुलाया है 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में। हमने उनको बोला आप आओ, हमारा अनशन छुड़ाओ, तो हमारा हक हमें दे दो। अभी उसके ऊपर चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल कोशिशें हो रही है, तो आएंगे नहीं आएंगे उनकी मर्जी है, बुलाया हमने, ये हमारी मर्जी। अभी इसके बाद अगर 30 अप्रैल तक कुछ इंडिकेशन नहीं आती है तो हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मंजूर है? दूसरी बात, अभी बीच में 5,000 रुपए की मांग करके ये जो बिना पूछ के बंदर कूद पड़े थे, डीएमएस बिना पूछ के बंदर है ना, पूछ होती तो बंदर कहते हैं, बंदर भी नहीं कह सकते, बराबर है। ये जो कूद पड़े थे और कह रहे थे कि इनको 5,000 दे दो, अगर हम चुप रहे तो सरकार मानेगी चलो अपना योजना सक्सेसफुल हो गया, ये लोग 5,000 पे संतुष्ट है। अरे मांग कम कर रहे हो, बराबर है क्या? वो देंगे सब देंगे, लेकिन मांग कम करके आप फिर से जा रहे हो, ये बात तो अच्छी नहीं ना, बराबर है कि झूठे भाई? तो इसलिए हमको आने वाले 24-25 मतलब कल और परसों 2 दिन पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां ईपीएफओ ऑफिस है, हम हजारों की संख्या में एकत्र होंगे और 7,500 महंगाई भत्ते की मांग रखें। जहां ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहां डीएम के ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट में जाएंगे, उसको निवेदन देंगे। सारे निवेदन ग्रुप पे अवेलेबल है, जिला अध्यक्ष, क्लस्टर अध्यक्ष, इनको साइन करके देना है। बड़ी संख्या में प्रेजेंटिंग लगानी है। मैं जानता हूँ कर्नाटका बहुत बढ़िया काम है स्टेट का, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार का ये वीडियो निकल कर आ रहा था, जिसके अंदर कमांडर अशोक रावत जी ने अपने नेतृत्व में, अपने अभिभाषण में यहाँ पर अपनी जो सलाह है और वहाँ पर जो भी EPS 95 पेंशन धारकों के हक में उन्होंने बात कही है, या फिर जो भी उन्होंने अभी तक आंदोलन करे हैं, या फिर उन्होंने मीटिंग करी है, या जो भी बड़े मंत्री हैं उनसे वार्तालाप करी है, उनकी सभी डिटेल उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के सामने पेश की और अपने अभिभाषण में उन्होंने यही समझाया कि मैंने क्या क्या किया है और मैं कैसे कैसे मिला था, क्या क्या वार्तालाप हुई थी, यहाँ तक कि EPFO ऑफिस से लेकर बड़े मंत्रियों तक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी जो बात हुई है, सभी को उन्होंने अपने अनुसार अपने अभिभाषण में यही समझाया है, यही बताया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।